अगर हम सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन लें तो उसके अंदर हमें लगभग 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें तो आपको ये मिलेगा कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है ये लगभग लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। देखिए, मास को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। और अगर एटॉमिक लेवल पे मास को मेज़र किया जाए, मतलब एटम्स के मास को मेज़र किया जाए, वो 10⁻27 पावर में मिलता है हमें, अगर किलोग्राम हम उसका यूनिट रखें तो। इस लिहाज से देखा जाए तो किलोग्राम एक बहुत बड़ा यूनिट है अगर एटम के मास को हम कैलकुलेट कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं तो इसके लिए हमें छोटा कोई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत छोटी यूनिट, जिससे कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को मेज़र करें। तो इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास का और मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए, पहले के दिनों में, शुरुआती दिनों में क्या होता था, उस समय हमारे पास कोई सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम एटम के मास को मेज़र कर सके। तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि अलग अलग एलिमेंट्स के बीच केमिकल रिएक्शन करवाते थे और ये देखते थे कि किस वॉल्यूम के रेशियो में उनके बीच रिएक्शन हो रहा है, कितने मासेस के बीच रिएक्शन हो रहा है। मतलब ए और बी का अगर रिएक्शन हो रहा है तो ए का कितना मास, उस समय तो वेट के हिसाब से देखा जाता था, तो ए का कितना वेट और बी का कितना वेट के बीच रिएक्शन हो रहा है। इस तरह से बहुत बहुत सारे रिएक्शन करवा के साइंटिस्ट ये पता करते थे कि इनके बीच कंपैरेटिव मास कितना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले किसी का केमिकल कॉम्पोजिशन ए बी है, मतलब ए एक तरह का एलिमेंट है, बी एक तरह का एलिमेंट है, ए का एक एटम बी के एक एटम के साथ आके मिलता है और कंपाउंड बनाता है। ऐसा सिचुएशन साइंटिस्ट को पता चल गया है कि ऐसा है कि एक एक एटम मिलके कंपाउंड बना रहा हो। अब क्या है, वो ये देखते हैं कि ए का कितना मास बी के कितने मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, और फिर इससे क्या होता है, ए और बी के मास का, एटम्स के मास का कंपैरेटिव वैल्यू, मतलब इन दोनों का मासेस का रेशियो क्या है, ये पता किया जा सकता है। तो उस तरह से साइंटिस्ट क्या करते थे, पहले इस तरह से एटम के मास को, कंपैरेटिव मास को पता करते थे। तो यहां पर एक सिग्निफिकेंट नाम आता है जॉन डाल्टन का। डाल्टन ने ये कहा 1803 में, डाल्टन ने ये कहा कि ये वो देखो, ये उन्होंने सजेस्ट किया कि वो देखो किस एटम का, किस एलिमेंट के एटम का मास सबसे कम है, सबसे हल्का है जो, और उसे स्टैंडर्ड बना लो, और फिर बाकी जो भी एलिमेंट के एटम्स हैं उसी के रेस्पेक्ट में उनका मास को रिप्रेजेंट किया जाए। ये उनका सजेशन था। अब उस लिहाज से जो केमिस्ट थे, केमिस्ट ने अलग अलग रिएक्शन किए और रिएक्शन करके उन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है ये लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का होता है। आज हमें पता है ये हाइड्रोजन का एटम सबसे हल्का इसलिए होता है कि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए वो सबसे हल्का होता है, वही सबसे सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसे असाइन कर दिया 1 यूनिट का असाइन कर दिया। आगे चल के इसी यूनिट का नाम दिया गया डाल्टन, इन्हीं के नाम से, जॉन डाल्टन के नाम से ही यूनिट का नाम पड़ा डाल्टन। तो जिसका सिंबल है डी, है चूंकि डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए जब सिंबल लिखा जाएगा तो ये डी कैपिटल लेटर में होगा। पूरा लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे डाल्टन, डाल्टन ये यूनिट है। ओके, सो हाइड्रोजन का मास जो है इसे यूनिट कंसीडर किया गया और इसे असाइन किया गया 1 यूनिट का, यानी कि 1 डाल्टन का। और इंटरेस्टिंग चीज ये पाया जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, उनके जो एटम्स है उनका जो मास है वो हाइड्रोजन के मास के कोई सिंपल एक हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है, या सिंपल मल्टीपल, मुझे कहना चाहिए सिंपल मल्टीपल के तौर पे मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल के तौर पे मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस लिहाज से हम कार्बन
कार्बन के एटम का अगर वेट को लिखते हैं हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, तो ये पाया जाता है कि कार्बन का एटम लगभग लगभग 12 गुना भारी है, 12 टाइम्स 12 गुना भारी होता है हाइड्रोजन के एटम से। तो अगर हाइड्रोजन को 1 असाइन किया गया है 1 डाल्टन, तो फिर कार्बन को असाइन किया जाएगा 12 डाल्टन। ये लगभग लगभग वैल्यू है। और उसी तरह से अगर देखा जाए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो फिर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होता है ये लगभग लगभग 14 गुना भारी होता है। सो इसे असाइन किया गया 14 डाल्टन उस समय। और ये पाया गया ऑक्सीजन जो है ये नियरली 16 टाइम्स हेवी होता है हाइड्रोजन एटम से, तो इसे 16 डाल्टन असाइन किया गया। वेल, इस तरह से बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक मास जो है ये पता किया गया। अब यहाँ से आगे एक सजेशन, आगे चल के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम ऑस्टवाल्ड। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चूंकि ऑक्सीजन केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और चूंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, तो चूंकि एटॉमिक मास को कंपैरेटिव स्टडी से पता किया जा रहा था या असाइन किया जा रहा था उसके वैल्यूज़ को, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट को चूज़ करना जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हो, ज़्यादा एलिमेंट के साथ वो केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहा हो, तो उसे अगर स्टैंडर्ड के तौर पे चूज़ किया जाए तो फिर बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन करेगा, बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन को अगर बेस बनाया जाए तो उसके साथ बाकियों का कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो बाकियों का एटॉमिक मास पता करना, उसके वैल्यू को असाइन करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इस चीज़ को अडॉप्ट किया ICAW ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन एटॉमिक वेट, जो कि आगे चल के जिसका नाम बना कमीशन ऑन आइसोटोपिक अबैंडेंसेस एंड एटॉमिक वेट्स। इन्होंने ये जो संस्था थी, इन्होंने 1903 में इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने कहा, इस पूरे कमेटी ने कहा कि ऑक्सीजन को देखा जाए। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकल के आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकल के आ रहा है, ये 16 के आसपास है। वैसे ये जो मैं बार बार एटॉमिक मास कह रहा हूँ, ये एवरेज एटॉमिक मास है। आगे थोड़ी देर बाद आपको अगले टॉपिक में ये समझ में आ जाएगा, थोड़ी ही देर में। ये देखा गया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ये नियरली 16 है। तो इस कमिटी ने ये कहा कि ऑक्सीजन के मास को ये 16 मान लिया जाए। और 16 मानने के बाद ऑक्सीजन के एटम का जो मास है, जैसे कि 16 डाल्टन माना गया। चलिए यहाँ पर डाल्टन जो है, डाल्टन यूनिट जो है, यहाँ से अब आगे AMU बन जाता है। सेम चीज़ है, एक नया नाम आके जुड़ता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। डाल्टन का ही नाम है एटॉमिक मास यूनिट, यही इसी का दूसरा नाम है। तो 1903 में इस काउंसिल ने यह कहा कि AMU एटॉमिक मास यूनिट असाइन किया जाए। तो ऑक्सीजन को 16 एटॉमिक मास यूनिट असाइन करवाया गया। और उसके बाद ये कंसीडर किया गया कि बाकियों का कैसे पता किया जाएगा। तो ये कंसीडर किया गया कि एक एटॉमिक मास फिर कितना होगा। चूंकि ऑक्सीजन के एटम का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया गया, तो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा ऑक्सीजन के एटम के मास का 1/16। ये 1903 में ये कंसीडर किया गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/16 ऑफ मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। अब यहां से ये चलता गया, ऑक्सीजन को बेस मानकर फिर बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता किया गया। चूंकि ऑक्सीजन को ही बेस माना गया था, इसीलिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकल के आया इस बेस के हिसाब से वो एग्जैक्टली 16 है, क्योंकि वही माना गया था। ऑक्सीजन के एटम के मास को 16 माना गया था और फिर बाकियों का कंपैरेटिव मास ऐसे पता किया गया था। हाइड्रोजन बेस के केस में क्या किया गया था, हाइड्रोजन को 1 माना गया था, फिर बाकियों का वैल्यू पता किया गया था।
अब ऑक्सीजन बेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन को 16 मान लिया गया, मतलब इस बेस के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं किया गया। सिर्फ जहां पर ऑक्सीजन का वैल्यू 15.872 निकल के आ रहा था हाइड्रोजन बेस में, ऑक्सीजन बेस में इसे 16 मान लिया गया और फिर बाकी कैलकुलेशन हुआ, जिसके कारण हाइड्रोजन का भी आप मास देखें, एटॉमिक मास जो है ये चेंज हो गया। मैं फिर से बता दूं, ये एवरेज एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास इंडिविजुअल आइसोटोप्स का होता है। धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास निकल के आया 12.012 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से ये चलता गया, लेकिन ऐसा करते करते कुछ प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट जो है ये इस तरह का बेस, ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास को बेस मानकर चल रहे थे, जबकि फिजिसिस्ट जो है ये ऑक्सीजन का एक स्पेशल आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन अलग अलग आइसोटोप्स में मिलता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 16 भी मिलता है, ऑक्सीजन 17 भी मिलता है, ऑक्सीजन 18 भी मिलता है। सो अलग अलग आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का। इस केस में देखें 8 प्रोटॉन्स होता है और 8 न्यूट्रॉन्स होता है, जबकि ऑक्सीजन 17 में 8 प्रोटॉन्स तो होता है, लेकिन यहाँ पर 9 न्यूट्रॉन्स होता है। और इस केस में 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। और चूंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइडेड होता है प्रोटॉन के नंबर से, तो इन तीनों केसेस में चूंकि प्रोटॉन का नंबर सेम है, तो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखता है, जो कि सेम ही एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये तीनों ऑक्सीजन ही है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी भी, मास को अगर छोड़ दिया जाए, डेंसिटी वगैरह अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी चीज़ें जो है वो लगभग सेम ही होता है। सिर्फ यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाने के कारण उसका जो वेट है या मास जो है वो चेंज हो जाता है। अब फिजिसिस्ट क्या थे, फिजिसिस्ट थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और वे ये देखते हैं कि जो है ऑक्सीजन 16, 17, 18 इनका तो एटॉमिक मासेस अलग अलग है। तो इन डेप्थ जाकर उन्होंने ये कहा कि ये सही होगा, फिजिसिस्ट ये कहा कि ये सही होगा कि अगर हम किसी स्पेशल आइसोटोप को अगर हम स्टैंडर्ड माने और फिर उससे हम एटॉमिक मास यूनिट पता करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। एक तो ये था कि अबंडेंस जो है किसी भी जियोलॉजिकल इवेंट से और फिर किसी भी तरह के बड़े इवेंट से जो धरती को अफेक्ट डाल सकता है, किसी भी बड़े इवेंट से ये जो है जो अबंडेंस है आइसोटोप्स का, वो अबंडेंस चेंज हो सकता है। मतलब धरती के अगर एयर में देखा जाए, हमारे आसपास अगर एयर में देखा जाए, हवा में देखा जाए, तो जो ऑक्सीजन मिलता है उसमें ऑक्सीजन 16 भी होता है, कुछ 17 होता है बहुत कम अमाउंट में, और कुछ 18 भी होता है ऑक्सीजन का। तो ये जो अबंडेंस है, ये जो परसेंटेज है इनका, इस परसेंटेज में चेंज हो सकता है और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अगर ये चेंज हो जाए, सिग्निफिकेंट अमाउंट में अगर ये चेंज हो जाए, तो फिर जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ही हिल जाएगा। मतलब जो ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक वेट, जिसे एवरेज एटॉमिक मास जिसे 16 माना गया है, इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू ही खुद चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाएगा। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ बॉल है, ये वाला एग्जांपल हम लोग आगे यूज़ करेंगे। हमारे पास मान लेते हैं कुछ बॉल है और इसमें से बहुत सारे हल्के बॉल हैं, 10 ग्राम का बहुत सारे बॉल है, और यहाँ पर एक बॉल है 15 ग्राम का। तो यहाँ पर इसका एवरेज वेट क्या होगा या एवरेज मास क्या होगा, आप ये कंसीडर करें क्या होगा, आप एक अंदाज़ा लगाएं कितना होगा। लेकिन वहीं पर अगर मान ले एक और बॉल 15 ग्राम का आ जाता है, तो अब एवरेज तो चेंज हो गया ना। एक और बॉल अगर 15 ग्राम का बन जाता है, हमने 10 ग्राम को एलिमिनेट करके 15 ग्राम डाल दिया यहाँ पर, तो एवरेज जो मास है वो एवरेज मास चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ हो सकता है अगर अबंडेंस में चेंज आ जाए, अगर इस तरह से अबंडेंस में चेंज आ जाए, तो फिर जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाएगा, फिर पूरा लिस्ट जो है उसे चेंज करना पड़ेगा।
यही सारा बहुत सारे रीज़न था जिससे कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि फिजिसिस्ट्स ने ये कहा कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लिया जाए और उस एलिमेंट का किसी एक खास आइसोटोप को चूज़ किया जाए और उसे स्टैंडर्ड माना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक रीज़न था। और भी एक रीज़न है, उस रीज़न पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये सारे जो रीज़न है, इन रीज़न्स के कारण जो है कि ऑक्सीजन 16 जिसे कि फिजिसिस्ट जो है इसे बेस माना करते थे और केमिस्ट बेस माना करते थे ऑक्सीजन के एवरेज एटॉमिक मास को। तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट हुआ। अब फिजिसिस्ट के सजेशन से अगर केमिस्ट ये मानते तो एक प्रॉब्लम ये होता कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में बहुत सारी किताबें तब तक छप चुकी थी, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका था, बहुत सारे डेटा अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल था। अब अगर फिजिसिस्ट्स के कहने पर इस कॉन्ट्रडिक्शन के कारण अगर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड को बदल दिया जाता तो फिर बहुत सारे चेंज करने पड़ते। केमिस्ट्स के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो किताबें हैं, जो भी पब्लिश्ड पेपर्स हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। तो इसीलिए केमिस्ट थोड़ा इसे रेजिस्ट कर रहे थे। जो केमिस्ट्री का कम्युनिटी था इस सजेशन को रेजिस्ट कर रहा था। तो फिर आगे चल के सब ने मिलकर ये खोजा कि ऐसा एक आइसोटोप खोजा जाए जिसे अगर बेस माना जाए तो ये वाला टेबल जो है, इस टेबल में केमिस्ट वाले टेबल में ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन वो किसी आइसोटोप के हिसाब से हो, एवरेज एटॉमिक मास के हिसाब से ना हो, क्योंकि उसका अबंडेंस चेंज हो सकता है तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा खोजते खोजते एक ऐसा आइसोटोप पाया गया जिसे बेस मानने से केमिस्ट वाले टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और बात यह है कि वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी करे। तो ऐसा एक एलिमेंट पाया गया कार्बन, और कार्बन का एक स्पेशल आइसोटोप कार्बन 12। अब कार्बन 12 को चूज़ करने से कार्बन का भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है जिसमें कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होता है, और कार्बन 13 होता है 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, और फिर कार्बन 14 होता है जिसमें कि 6 प्रोटॉन होता है और 8 न्यूट्रॉन होता है। सो ऐसे कार्बन का भी अलग अलग आइसोटोप होता है। तो कार्बन 12 ऐसा आइसोटोप निकल के आया जिसे कि अगर बेस माना जाए तो केमिस्ट का टेबल देखे और कार्बन 12 को बेस मानते हुए टेबल देखे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे फिर अडॉप्ट कर लिया गया। आगे चल के इसे अडॉप्ट किया यूपेक ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे अडॉप्ट किया गया था 1961 में। 1961 में कार्बन 12 को बेस मानते हुए एटॉमिक मास को फिर पता किया गया। और ये लिस्ट आपको दिख रहा है, ये सारे एवरेज एटॉमिक मास है। यहाँ जितने भी एटॉमिक मास आपको दिख रहा है उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है। मतलब अगर आप सैंपल ले, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर कार्बन 12 को बेस मानते हैं हम, तो फिर कार्बन 12 को बेस मानने से ये होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकल के आ रहा है ये 15.999 है। ये ऑक्सीजन का किसी एक आइसोटोप का एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि अगर आप ऑक्सीजन का एक सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में कुछ ऑक्सीजन 16 रहेगा, कुछ ऑक्सीजन 17 रहेगा और थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन 18 रहेगा। तो इन सब का जो एवरेज निकल के आता है वो एवरेज एटॉमिक मास है ये। सो इसे अडॉप्ट किया गया, कार्बन 12 को बेस अडॉप्ट किया गया 1961 में। यहाँ पर एक और बात हुई कि जो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे थे, इसे नाम दिया गया, फिर आगे चल के इसी के नाम को मॉडिफाई किया गया इस समय यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और जिसका सिंबल हुआ यू मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए डाल्टन, एएमयू और यू मतलब कि यूनिट जो डाल्टन था, सबसे पहले नाम दिया गया था यूनिट का डाल्टन, वही है एटॉमिक मास यूनिट और वही है यूनिफाइड मास यूनिट। ये तीनों बिल्कुल बराबर चीज़ है।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग समय नाम चेंज करते हुए नया नाम जुड़ता चला गया। जब ऑक्सीजन को बेस माना गया तो उस समय एएमयू नाम जुड़ा। जब कार्बन 12 को बेस माना गया 1961 में तो एएमयू का ही नाम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बना दिया गया, जिसका सिंबल बना यू। तो अब की बार डेफिनेशन किसने सेट किया? अब की बार डेफिनेशन जो है कार्बन 12 बेस के हिसाब से सेट किया गया। अब कार्बन 12 बेस के हिसाब से अगर सेट किया जाए तो फिर कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होगा? ऑब्वियसली कार्बन 12 का एटॉमिक मास होगा 12 यूनिफाइड मास यूनिट। इसका मतलब जो यूनिफाइड मास यूनिट है इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? फिर एक यूनिफाइड मास यूनिट कितना होगा? कार्बन 12 का अगर एटॉमिक मास 12 यू का हो तो एक यू का मतलब कितना होगा, या फिर एक डाल्टन का मतलब कितना होगा इस बेस के हिसाब से, जो कि अभी एक्सेप्टेबल है। सबको डिस्कार्ड कर दिया गया, अभी एक्सेप्टेबल सिर्फ कार्बन 12 है। तो इसके बेसिस पे अगर डिफाइन किया जाए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को तो हम इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डाल्टन जिसका नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, डाल्टन या यूनिफाइड मास यूनिट, इसे कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 हिस्सा, क्योंकि कार्बन 12 को 12 असाइन किया गया, 12 यू, तो एक यू का मतलब होगा कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 हिस्सा मास जितना होगा वो एक यू के बराबर होगा। तो ये तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का पहला पार्ट है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा अगर मोर प्रिसाइजली कहें तो यहाँ से आगे कहा जाता है कि कार्बन 12 एटम ऐसा हो कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में हो, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में ना हो, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में ना रहे, ग्राउंड स्टेट में रहे। देखिए, अगर किसी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो वो एनर्जी मास के तौर पे मैनिफेस्टेड होता है, समहाउ मास के तौर पे वो मैनिफेस्टेड होगा ही, क्योंकि एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चीज़ है, दो अलग अलग परसेप्शन होता है हमारे लिए। तो वो न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो वो मिनिमम एनर्जी में रहेगा, एनर्जी स्टेट में रहेगा, तो उसका न्यूक्लियस जो है ये भी मिनिमम ग्राउंड स्टेट में रहे और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ग्राउंड स्टेट में रहे। मिनिमम ग्राउंड स्टेट कहना गलत होगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे, जिसे कि ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। और साथ ही साथ वो रेस्ट में रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी जब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव करता हो, उसके पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी रहे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो उस समय आता है इसमें मास जो है, इसका रिलेटिविस्टिक मास होता है इसका, जो कि थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। जो इसका रेस्ट मास होता है, कोई बॉडी अगर रुका हुआ हो तो इसका जो मास ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, अगर ये मूव करे तो फिर ऑब्जर्वर के लिए उसका मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो इसीलिए ये एटम जो है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन अगर हो, उसके बाद कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को, उसके मास के 1/12 पार्ट को 1 डाल्टन या 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाएगा। इसके हिसाब से कुछ यहाँ पर आपको आइसोटोप दिख रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन 1 जो है इसका मास जो है 1.008, कार्बन 12 का मास 12 चूँकि इसी को बेस माना गया, कार्बन 13 का मास आपको यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ये सारे जो आइसोटोप्स हैं इनका वैल्यू आपको यहाँ पर टेबल में दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आता है, चूँकि एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग अबंडेंसेस में वो मिलता है, तो फिर यहाँ से आता है एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन का अलग अलग आइसोटोप आपको दिख रहा है, उसका जो मास है, उसका जो एटॉमिक मास है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आइसोटोप के लिए हम एटॉमिक मास कहते हैं, और एलिमेंट के लिए
जिसमें कि सारे आइसोटोप इंक्लूडेड होता है, एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 13 का एटॉमिक मास 13.00335 है, कार्बन 14 का एटॉमिक मास होता है 14.00317। इनका जो ग्रुप है, ये जो अलग अलग अबंडेंसेस में मिलता है, जैसे कि कार्बन 12 हमें 98.892% मिलता है, मतलब 1 पार्ट में अगर कहा जाए तो एक का 0.98892 पार्ट्स होता है कार्बन 12, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। कार्बन 13 भी थोड़ा मोड़ा अमाउंट में मिलता है, एक में 0.01108 पार्ट मिलता है। परसेंटेज में अगर कहें तो 1.108%। परसेंटेज में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 98.892%, ये बन जाएगा 1.108%, और ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻14%। परसेंटेज में हमने इसे रिप्रेजेंट किया। इसे अगर ग्राफिकली पिक्टोरियली अगर आप देखें तो पिक्टोरियली हम कुछ ऐसा देख सकते हैं इसे। ये मान ले कार्बन का एक क्रिस्टल है, वैसे तो कार्बन क्रिस्टल जो है ये कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी मिलता है, डायमंड के फॉर्म में भी मिलता है। ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए एक सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया गया कि इसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहाँ पर कि बिल्कुल क्यूबिकल फॉर्म में एक के बाद दूसरा जो है एटम अरेंज्ड आपको दिख रहा है। ऐसा कार्बन का स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जस्ट समझने के लिए है। ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही एलिमेंट में दिखता है, एलिमेंट की अगर बात करें, कंपाउंड की नहीं, एलिमेंट की अगर बात करें सिर्फ एक ही में हमें दिखता है, पोलोनियम। खैर कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कार्बन का एक सैंपल है, ये उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, तो उसमें 98.892% कार्बन एटम्स जो है ये कार्बन 12 होगा, जो कि आपको यहाँ पर सफ़ेद रंग से आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये जो है ये कार्बन 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो एटम है ये वाला कार्बन 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो एटम है ये कार्बन 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें लगभग 98.892% कार्बन 12 मिलेगा, लगभग 1.108% कार्बन 13 मिलेगा, और बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन 14 मिलेगा। तो अब अगर हम लोग कार्बन के लिए एवरेज एटॉमिक मास पता करना चाहे तो इस केस में अब कैसे पता किया जाएगा उसे। तो यहाँ पर जो तरीका है, पहले तो आप तरीका देख ले, फॉर्मूला देख ले, उसके बाद इसके पीछे का जो रीज़न है उस रीज़न पे हम लोग बात करेंगे। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि अगर ये अबंडेंस एक पार्ट में कंसिडर किया जाए, तो पूरे कार्बन को एक पार्ट कंसीडर कर लिया जाए, और उसमें कार्बन 12 जो है एक में से 0.98892 पार्ट है, कार्बन 13 एक में से 0.01108 पार्ट है, एंड सो ऑन। अगर एक में कंसीडर किया जाए कितना कितना पार्ट है, कितना भाग है, तो फिर ये जो अबंडेंस है इसके साथ हमें उसका जो एटॉमिक मास है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एटॉमिक मास और अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, और सब को हमें जोड़ देना होता है। तो हमें जो एवरेज एटॉमिक मास है कार्बन का, वो एवरेज एटॉमिक मास पता चल जाएगा। तो ये तो फार्मूला है, एक बार फार्मूला को आप यूज़ कर ले। इस तरह से हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग ये देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, हम लोग ये जो फार्मूला यूज़ करते हैं क्यों करते हैं, लॉजिक क्या है। तो फिर अगर कैलकुलेट करें हम, सिंपल कैलकुलेशन से हमें ये मिलता है कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो है ये 12.011 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट निकल के आता है।
हम लोग खुद से भी कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का केस लेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें उससे पहले ये लॉजिक पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्यों काम करता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले हमारे पास बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के कुछ बॉल्स हैं, 100 बॉल्स हैं, 100 बॉल्स। यहाँ पर आप देखें, आप गिने तो आपको 100 गेंद दिखेंगे यहाँ पर। उनमें से सफ़ेद रंग का जो बॉल आपको दिख रहा है ये 10 ग्राम का है, और जो पिंक कलर का बॉल आपको दिख रहा है वो 15 ग्राम का है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज जो है, एवरेज हम लोग पता करेंगे। तो एवरेज मास जो है, ये एवरेज मास पता करने से पहले अबंडेंस जो है, एक बार अबंडेंस देख लेते हैं। अबंडेंस जो है इसे देख लेते हैं। सो 10 ग्राम का कितना अबंडेंस है और 15 ग्राम वाले बॉल का कितना अबंडेंस है। 10 ग्राम का अगर अबंडेंस देखें तो आप पाएंगे 96% है। परसेंटेज में अगर देखें 100 में 96 तो 96%। 15 ग्राम का अबंडेंस देखें तो ये 4% है। अगर इसी को पार्ट में देखा जाए, ये तो हम परसेंटेज में देख रहे हैं, अगर इसी को पार्ट में देखा जाए, एक में कितना भाग, तो इसे हम कहेंगे 0.96 और इसे हम कहेंगे 0.04। पार्ट में हम देख रहे हैं, सेम चीज़ है। 96% इज 0.96, सेम चीज़ है। ये 100 में गिना जाता है, 100 में 96 और एक में 0.96। 100 में 4 तो एक में 0.04। अब यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज मास पता करें तो एवरेज मास 100 गेंद है, 100 गेंदों का एवरेज मास पता कर रहे हैं हम लोग। कैसे पता करेंगे, तो देखें 96 जो है, 96 गेंद जो है ये 10 ग्राम का है, और 4 गेंद जो है ये 15 ग्राम का है। तो 96 गेंद 10 ग्राम का है, तो टोटल ये जो सफ़ेद रंग का गेंद है, टोटल इसका मास कितना होगा, 96 इंटू 10 ग्राम। और 15 ग्राम का 4 बॉल है, तो उन 4 बॉल का टोटल मास होगा 4 गुना 15 ग्राम। तो टोटल मास जो है ये हम लोग टोटल पता कर रहे हैं, टोटल पता कर रहे हैं पहले, उसके बाद एवरेज पता करेंगे। सो टोटल मास जो होगा, टोटल मास इतना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये हो गया 960 ग्राम, और यहाँ से हो गया 60 ग्राम, तो ये बन गया 1020 ग्राम। तो एवरेज जो निकल के आएगा, ये एवरेज निकल के आएगा 10.2 ग्राम का। अब एक बार यहाँ से देखते हैं एवरेज जब हम पता करेंगे तो एवरेज कैसे पता करेंगे। टोटल कितना बॉल है देखें, यहाँ पर हमने 100 से क्यों डिवाइड किया था, यहाँ पर एवरेज हमने क्यों कहा था 10.2, क्योंकि 100 गेंद है। तो एवरेज जैसे ही पता करेंगे तो एवरेज पता करने के लिए ये जो 1020 ग्राम टोटल निकल के आया, इसी को 100 से डिवाइड करेंगे और ये निकल के आएगा 10.2 ग्राम। तो वही लॉजिक यहाँ पर अपनाते हैं। सो यहाँ पर हमें इस पूरे जो टोटल है, टोटल को 100 से डिवाइड करना होगा। सो 96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 ग्राम प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 ग्राम। तो यहाँ पर आप लॉजिक देखें, फिर यहाँ पर आप लॉजिक देखेंगे तो एवरेज जो मास हमने बॉल का पता किया, उस एवरेज मास में आप देखें 96 डिवाइडेड बाय 10 हमें क्या बता रहा है, अबंडेंस बता रहा है। सफ़ेद गेंद का अबंडेंस जो कि है 0.96, एक में कितना भाग। और ये जो 4 डिवाइडेड बाय 100 है ये 0.04 है, वो जो अबंडेंस है। तो अबंडेंस के साथ उसके मास को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी अबंडेंस के साथ उसके मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उन दोनों को जोड़ देने से हमें मिल जाता है एवरेज मास जो है वो मिल जाएगा। सेम चीज़ है, इस तरह से हमने पहले जोड़ा, इन दोनों को पहले जोड़ा, फिर 100 से डिवाइड किया, और यहाँ पर हमने इंडिविजुअली उन दोनों को, दोनों पार्ट्स को, इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने 100 से डिवाइड किया। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे,
ऑक्सीजन के लिए एवरेज एटॉमिक मास पता करेंगे, जबकि इस टेबल में ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 का एटॉमिक मास दिया हुआ है और साथ ही साथ अबंडेंस दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दें, अबंडेंस जो है ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे पार्ट में निकाल लेंगे। अगर पार्ट में कहा जाए तो हम इसे कहेंगे 0.9976 पार्ट्स। तो हम अगर अबंडेंस इन पार्ट्स देखें, पार्ट्स मतलब एक में, वन में कितना, सो वन में 0.9976 है, पार्ट है। और यहाँ पर इसे अगर देखा जाए तो एक में कितना होगा, डेसिमल पॉइंट को 2 घर खिसकाना होगा हमें, तो ये बन जाएगा 0.0004 इतना पार्ट। और ये है 0.2%, तो इसे भी अगर 2 घर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 0.0020 इतना पार्ट। अब यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें एवरेज एटॉमिक मास के लिए, सो ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन इस अबंडेंस के लिए, हाँ ऑक्सीजन का जो अबंडेंस है ये जो आइसोटोपिक अबंडेंस है ये पानी में हमें अलग मिलता है, हवा में अलग मिलता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि ऑक्सीजन को जो बेस माना गया था उसे फिजिसिस्ट जो है इसे रेजिस्ट कर रहे थे कि ऐसा न किया जाए, ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड न माना जाए, ये भी एक रीज़न था। वेल, सो एवरेज एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन, इसे अगर कैलकुलेट करें तो हमें जो 16 है, 16 को सबसे पहले कंसीडर करना होगा, तो इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 15.995 जो कि ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास है, इसके साथ इसका जो अबंडेंस है, इसका अबंडेंस है 0.9976, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। उसके साथ हम जोड़ेंगे फिर ऑक्सीजन 17 वाले केस को, इसका एटॉमिक मास है 16.999, इसका अबंडेंस है 0.0004 और उसके साथ जोड़ेंगे ऑक्सीजन 18 जो है जिसका एटॉमिक मास है 17.999, इसके साथ इसका जो अबंडेंस है 0.0020, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे। सो इसे मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 15.95612 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 0.006799 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 0.03599 अब सबको अगर जोड़ दिया जाए तो फिर हमें यहाँ से मिलता है 19 का। सो 1 1 1 2 कैरी हुआ, सो 2 9 9 18 और 6 24, 2 6 6 12 और 2 14 और 5 19, 1 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ से 9 और ये 15। सो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ नियरली 15.999 और यूनिट इसका होगा यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कि U से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी U था, देखिए यहाँ पर भी U था, यहाँ पर भी U, जो U यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा यूनिट के तौर पे। ओके, सो ये हो गया ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास, ऑक्सीजन सारे आइसोटोप को कंसीडर करते हुए उसके अबंडेंस के हिसाब से। अब आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होगा, आप सोचे मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा। एटॉमिक मास का मतलब अगर एक एटम का मास हुआ तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होगा एक मॉलिक्यूल का मास, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, लेट अस से एक कंपाउंड है
ए और बी से मिला हुआ, ए और बी से मिला हुआ, और इसका जो फार्मूला है A1B3, इस तरह का फार्मूला है। और एक बार इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। एक ए का एक एटम और 3 एटम बी का 3 एटम इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल हुआ A1B3 का। सो यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल का मास कंसीडर किया जाए, पता किया जाए, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा, लेट अस से दिस एटॉमिक मास इज MAMB, और इसका जो एटॉमिक मास होगा MA, इसे कंसीडर करना होगा। और ये जो टोटल मास होगा इसका, ये टोटल मास हमें यहाँ से पता करना होगा। यहाँ पर अगर आप टोटल मास देखें तो हम ये पाएंगे इसका जो टोटल मास होगा, सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो टोटल मॉलिक्यूल का मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा ये होगा MA, जो कि एक एटम है, सो MA प्लस MB जो है, जो कि मास है B का, जो कि 3 एटम्स है, सो 3 इंटू MB, सो ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब टोटल मास हो जाएगा। MA एक बार और MB जो है 3 एटम्स है MB का, तो 3 बार गिनना होगा, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 3 विद MB। सो इस हिसाब से अगर हम H2O का मॉलिक्यूलर मास पता करें तो ये मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सो उसके लिए हम एक बार इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम 2 मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलता है 2, और फिर ये पानी का मॉलिक्यूल बनाता है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास देखें तो ऑक्सीजन का एवरेज, ऑब्वियसली हम एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे 15.999। हमें नहीं पता यहाँ पर ऑक्सीजन 16 है, 17 होगा या 18 होगा। अगर आप एक सैंपल ले, तो पानी का सैंपल अगर ले, तो उसमें ऑक्सीजन का एक सर्टन अबंडेंस निकल के आएगा, ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप्स के अबंडेंस निकल के आएगा, जो पानी में लगभग वो अबंडेंस मेंटेन्ड रहता है। सो अगर आप सैंपल ले तो फिर उस सैंपल में उसी अबंडेंस में आपको, पानी का अगर सैंपल ले तो उसी अबंडेंस में आपको ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। कुछ ऑक्सीजन के 15.999, कुछ ऑक्सीजन के 16 वाले आइसोटोप होगा, कुछ ऑक्सीजन के 17 वाले आइसोटोप होगा, कुछ ऑक्सीजन के 18 वाला आइसोटोप होगा, उसी अबंडेंस में, जिस अबंडेंस में वो पाया जाता है। अब हाइड्रोजन के लिए अगर मैं इसका एटॉमिक मास लिखता हूँ तो 1.008, और ऑब्वियसली यहाँ पर U, और इसका भी यूनिट जो है U। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर मास हम पता कर रहे हैं, सो मॉलिक्यूलर मास फॉर H2O, एंड दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन का एक एटम है, सो उसके लिए उसका जो मास होगा 15.999 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, प्लस हाइड्रोजन 2 है, सो 2 इंटू एक हाइड्रोजन एटम के लिए 1.008 यूनिफाइड मास यूनिट, तो 15.999 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 2.016 यूनिफाइड मास यूनिट। दोनों को जोड़ देते हैं, सो 9 और 6, 5, 1 और यहाँ से फिर एक कैरी हुआ 0, फिर एक कैरी हुआ फिर एक कैरी और 3, तो ये 18 हो जाएगा, 18। सो ये 18.015 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इसे थोड़ा सा आप इसे अगर राउंड ऑफ करते हैं, सो ये निकल के आएगा 18.02 यूनिफाइड मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। हमें पता है राउंड ऑफ अगर हम करते हैं, यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू अगर 5 के बराबर होता है तो फिर ये इवन है या ऑड है, ये देखा जाता है।
सो ये चूंकि ऑड नंबर है तो ये ऑड डिजिट है, तो इसीलिए इसे एक इंक्रीज कर दिया जाता है। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब CH4 विच इज़ मीथेन, इसके लिए हमें पता करना है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो है 12.011 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता है। हाइड्रोजन के लिए ये होता है 1.008 U। अब इस इंफॉर्मेशन से आप एक बार कोशिश कीजिए CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सो मैं तब तक लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे एक बार कोशिश कीजिए। ट्राई कर लिया आपने? सो कार्बन देखिए एक एटम है इस मॉलिक्यूल में। सो 12.011 U एक कार्बन एटम का जो मास है, हम ऑब्वियसली एवरेज मास कंसीडर करेंगे। प्लस हाइड्रोजन देखिए 4 है, तो 4 इंटू 1.008 U, 12.011 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4.032 U। सो ये बन गया 3 4 0, ये 16.043 यूनिफाइड मास या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम राउंड ऑफ अगर करें तो 16.04 U कह सकते हैं। सो ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। अब क्या है, हमेशा सॉलिड बॉडीज जो है, अगर कंपाउंड कंसीडर करें तो सॉलिड बॉडीज जो है ये हमें इस तरह के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल NaCl, इसके केस में क्या किया जाता है, ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि अगर एक सैंपल रहे तो उस सैंपल में कुल, यहाँ पर देखिए एक अगर NaCl मतलब सादा नमक लिया जाए, एक छोटा सा क्रिस्टल इसका लिया जाए, तो उसमें करोड़ों बिलियंस ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन रहेगा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे ऐसा नहीं रहता है वो कि एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये क्रिस्टल बनाए रखता है, बड़ा सा क्रिस्टल बनाए रखता है और इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में क्रिस्टल बनाता है ये। देखिए हमने बात किया था कि एलिमेंट नॉर्मली इतना सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, पोलोनियम के अलावा कोई भी एलिमेंट, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। ये इस तरह का सिंपल प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाता है कि एक के पीछे दूसरा के नीचे फिर साइड में एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता है। सो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये फॉर्मूला बनता कैसे है। हम कैसे कह सकते हैं NaCl, क्या एक Na और एक Cl मिलके कंपाउंड बना रहा? ऐसा नहीं है। अगर आप रेशियो देखें सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का, तो ये 1:1 होता है यहाँ पर। अगर आप छोटा सा सैंपल ले लें यहाँ से और उस सैंपल में इंडिविजुअली अगर काउंट किया जाए Na कितना है, Cl कितना है, तो फिर ये 1:1 के रेशियो में मिलता है। वैसे इंडिविजुअल काउंट नहीं किया जाता है। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो पता किया जाए अगर, और क्लोरीन का एटॉमिक मास पता किया जाए और ये देखा जाए कितना सोडियम कितना क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, तो वहाँ से ये पता चल जाता है कि उसका क्या रेशियो है, किस रेशियो में वो मिल रहा है और कंपाउंड बना रहा है, कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अब चूंकि यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास हम पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हम फार्मूला मास पता करते हैं, मतलब NaCl के फार्मूला के हिसाब से अगर इस फार्मूला से कोई मॉलिक्यूल बनता, अगर वैसा एक Na और एक Cl मिलके एक मॉलिक्यूल बनता, तो फिर उस मॉलिक्यूल का मास कितना होता, तो दैट इज़ फार्मूला मास। तो ऐसे केसेस में जब कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहता है तो वैसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हमें दिखते नहीं हैं, बल्कि हमें इस तरह का क्रिस्टल दिखता है।
वैसे में हम उसका फॉर्मूला देखते हैं और मॉलिक्यूलर मास ना पता करके फॉर्मूला मास पता करते हैं, एंड दैट फॉर्मूला मास इज बेस्ड अपॉन, उसका जो फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड होता है। फॉर्मूला मास अगर हम NaCl का पता करें, फॉर्मूला मास फॉर NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैसे पता करेंगे? तो एक Na और एक Cl ऐसा मान लिया जाएगा, एक Na, एक सोडियम और एक Cl। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है ये 23.0 U होता है, और क्लोरीन का जो होता है ये 35.5 U होता है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। इसीलिए ये 0.5 निकल के आ रहा, क्योंकि एवरेज पता किया जाता है। यहाँ पर फार्मूला मास जब हम पता करेंगे तो ये माना जाएगा एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलके जो अगर कोई मॉलिक्यूल बनाता तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता। फार्मूला मास यही होगा, एक सोडियम जिसका कि एटॉमिक मास होगा 23.0 U, और क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक मास होगा 35.5 U। इन दोनों को जोड़ दें, 5, यहाँ से 8, यहाँ से यहाँ से जो है ये 5, 58.5 U, ये हो गया सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास। यहाँ से चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम दिखने में तो बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से ये सॉल्व हो जाता है। कहा गया कि एक सॉलिड कंपाउंड है जो कि एलिमेंट A और एलिमेंट B से बना हुआ है, A और B। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A का एवरेज एटॉमिक मास 40 है, A का 40 U है, A का 40 U है, और B का कहा गया एवरेज एटॉमिक मास जो है ये 35.5 U है। अब एक सैंपल है 333 ग्राम का। चलिए सैंपल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन आए यहाँ तक पहुँचते साथ इमीडिएटली आपको ये देखना है, ये सोचना है कि फार्मूला मास पता करने के लिए हमें क्या चाहिए। पहले तो उसका फार्मूला चाहिए होगा। पहले हमें उसका फार्मूला चाहिए होगा कि फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या होगा, AB, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं X और Y लिख देता हूँ। ये जो है X और Y, कितना A और कितना B मिलके या किस रेशियो में है, उस क्रिस्टल में A और B का रेशियो क्या है। अगर उसका फॉर्मूला बनाया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या किस फॉर्म में होगा, A1 B2 या A2 B1 या AB मतलब A1 B1, या फिर AB3 विच इज़ A1 B3 या A3 B1, कैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि NaCl के केस में हमने देखा था NaCl मतलब Na1 Cl1, या फिर अगर हम लोग बात करें CaCl2, अगर बात करें CaCl2, इसका मतलब होता है Ca1 Cl2। सबसे पहले तो हमें फार्मूला देखना होगा यहाँ पर कि फार्मूला कैसा होगा। अब फार्मूला पता करने के बाद हमें ये देखना होता है कि A और B का एवरेज एटॉमिक मास कितना है। अब एवरेज एटॉमिक मास तो दिया हुआ है, मतलब हमारा काम यहाँ पर है ये फार्मूला क्या होगा ये पता करना है। अब अगला जो स्टेटमेंट है उसी फार्मूला को पता करने के लिए है। अगले स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक सैंपल है 330 ग्राम का, एक सैंपल है। दिस इज द सैंपल, 333 ग्राम का सैंपल है। 333 ग्राम में 120 ग्राम A है, 333 ग्राम में 120 ग्राम जो है ये A है, और बाकी बचा B है। टोटल अगर 333 ग्राम हुआ टोटल, तो फिर B का भाग कितना होगा, 333 ग्राम माइनस 120 ग्राम। 3 1 2 213 ग्राम। B जो है 213 ग्राम होगा, और A जो है 120 ग्राम का है। A और B का रेशियो यहाँ अगर हम लिख लें, और उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो वहाँ से उसका जो है X और Y का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। चलिए देख ले कैसे पता करेंगे हम लोग।
ए और बी का अभी एक बार रेशियो देख लेते हैं। ए और बी, इस कंपाउंड में ए 120 ग्राम है और बी जो है 213 ग्राम है। और ए का अगर एक एटम का मास 40 यू है, 40 यू है, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं। एक एटम का मास अगर 40 यू है और बी का एक एटम का मास अगर 35.5 यू है, तो हम 120 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 यू, दिस थिंग, 120 ग्राम को भी 40 यू इंटू 3x ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से x और y यहाँ से हटा देता हूँ, p और q बना देता हूँ इसे, वरना कंफ्यूजन होगा। सो p और q, so this 120 gram can be written as 40u into 3x, क्योंकि 3 और 40 को गुना करने से 120 हो जाता है, और ये जो x है एक अननोन क्वांटिटी है जो कि u के साथ मल्टीप्लाई करने से वो ग्राम बन जाता है। u भी मास का यूनिट है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, मास का यूनिट है, और उसके साथ x एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वैल्यू है जिसके साथ उसे u को मल्टीप्लाई कर देने से वो 1 ग्राम बन जाता है। सो 3x के साथ मल्टीप्लाई अगर 40u को हम करें तो 120 ग्राम बन जाएगा। सिमिलरली इस 213 ग्राम को हम ये कह सकते हैं कि 35.5u, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 35.5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 213 हो जाए। 35.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना करने से ये 71 बन जाएगा, और 71 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 213 बनता है, मतलब ये बन गया 6x। 6 के साथ 35.5 को मल्टीप्लाई करने से 213 बन जाएगा, और x ऐसा एक टर्म है जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, x ऐसा टर्म है जो कि u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्राम बन जाता है। तो यहाँ क्लियरली ये दिख रहा है कि इस सैंपल में 3x नंबर ऑफ a है, a का एटम है, और 6x नंबर ऑफ b का एटम है। तो a का एटम और b का एटम का जो नंबर है उसका रेशियो क्या होगा, 3x:6x, मतलब ये 1:2 में होगा। a 1 रेशियो में या प्रोपोर्शन में 1 पार्ट में रहेगा और b प्रोपोर्शन में 2 पार्ट में रहेगा। a और b का रेशियो होगा, नंबर का रेशियो होगा 1:2। सो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा A1B2। नॉर्मली इस A1 को हम लिखते नहीं हैं, सो ये AB2 इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से अब अगर हम लोग इसका फॉर्मूला मास पता करते हैं, फॉर्मूला मास किसका, A1B2 का, तो इसका फॉर्मूला मास बन जाएगा A का एक एटम 40U का प्लस B का 2 एटम, सो 35.5U का, सो दैट इज इक्वल टू 40U प्लस 71U, एंड दैट इज इक्वल टू 111U, 111 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। सो ये इसका फॉर्मूला मास हो गया। ये जो भी कंपाउंड है इस कंपाउंड का फॉर्मूला मास हो गया। मैं आपको बता दूं, ये 40 जो है कैल्शियम का होता है, और ये 35.5U जो है ये होता है क्लोरीन का। तो ये जो कंपाउंड जिसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सो इस तरह से हम लोग फार्मूला मास का ऐसे इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे और मोलर मासेस पे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।